हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी अहम खबरों के बारे में कुछ जानकार लोगों की ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम कुछ जानकार लोगों से बात करते हैं ताकि आप तक वो बातें पहुंच सकें जो आमतौर पर आपको मीडिया में नहीं मिलती। चूंकि मीडिया स्टार वर्ल्ड ज्यादा फोकस इंटरनेशनल अफेयर्स में रखता है, तो अभी जो एक बड़ी खबर है वो ये कि हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के जरिए मेडिटेरेनियन समंदर में जो इजरायली गैस एक्सप्लोरेशन के लिए जहाज गया था उसकी तरफ कुछ ड्रोन उड़ाए गए, ऐसी खबर थी। और इजराइल ने यह दावा किया कि हमने ड्रोन मार गिराए। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि हमारा मिशन कामयाब रहा। उसके फौरन बाद इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड, जो पिछले फ्राइडे को ही उन्होंने ओहदा संभाला है, वो फौरन पेरिस गए, फ्रांस गए। पेरिस की अहमियत यह है कि फ्रांस का लेबनान में एक असर है। एक जमाने में उसकी हुकूमत थी और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने की हालत में समझा जाता है। एक तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की की तरफ से जो धमकी दी गई थी पिछले दिनों कि वो नॉर्थ सीरिया पर एक फौजी कार्रवाई करने वाला है, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की और सीरिया दोनों मुल्कों का दौरा किया है। ऐसे इशारे मिले हैं कि वो उस जंग को, नई फौजी कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे बड़े वाकयात हैं मिडिल ईस्ट में, ऐसे वक्त में जबकि जो बाइडन इसी महीने मिडिल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं और शायद कोई इजराइल अरब मुल्कों के बीच का कोई फौजी इत्तेहाद का ऐलान हो जाए। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की पेरिस विजिट कितनी अहम है, कितना उसका कोई असर होने वाला, क्या कोई फायदा होने वाला है मिडिल ईस्ट में कुछ हालात कंट्रोल करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस मकसद के लिए वो वहाँ गया, इसमें दो चीज़ें सामने आ गई है हमारे। एक तो वो कोशिश कर रहा है कि ईरानियन जो न्यूक्लियर डील है इसके बारे में जो है रिज्यूम फिर से टॉक्स ना हो, या इसमें कंक्लूड फिर से वो रोकना चाहते हैं, किसी तरीके से इस डील को रोकने की हर मुमकिन है। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है उनका हिजबुल्लाह का है। अगर आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले लेबनान में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो एक तासुर बन गया कि जो वहाँ पर प्रो वेस्ट और कुछ प्रो अरब कंट्रीज के जो है उनके जो सपोर्टर्स है, पार्लियामेंटेरियंस है, वो ज़्यादा नंबर में आ गए। लेकिन उस वक्त भी हमने कहा कि हिजबुल्लाह एक पोटेंशियल है, एक पावरफुल एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी है, उसके रोल को हम अंडरमाइन नहीं कर सके। अब बात वहीं पहुंची, जो नया प्राइम मिनिस्टर वहां का बना मिस्टर नजीब, उसको हिजबुल्लाह ही सपोर्ट कर रही है। हालांकि अभी तक कैबिनेट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन ये इजराइल के खिलाफ तवक्का हुआ। उनको ये नहीं उम्मीद थी कि जो नई गवर्नमेंट आ जाएगी इसमें भी हिजबुल्लाह का कोई अहम रोल रही। इसलिए वो कई हफ्तों से ये चल रहा था, धमकियां दे रहे थे, खासकर मार टाइम जो बॉर्डर इश्यूज है इस पर धमकियां दे रहे थे। लेकिन जब हुकूमत बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, हालांकि कैबिनेट अभी नहीं बना है, तो उनका जो वहाँ पर टारगेट था, वहाँ पर प्रो वेस्ट या कुछ अरब कंट्रीज के जो सपोर्टर्स, उनके मदद से एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी, वो पूरा ख्वाब नहीं हुआ है। और जब ये स्टार्ट हुआ पिछले कई हफ्तों से, अब ये इजराइल धमकियां देने लगा है लेबनान को, खास तौर पर, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट, वो हिजबुल्लाह को किसी न किसी तरीके से दूर रखे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। लेकिन वो नहीं हुआ। अब हाल ही में जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें हिजबुल्लाह का दावा है कि वो उसने अपना मिशन एकम्प्लिश किया है, जबकि इजराइल नहीं मानता है।
लेकिन अगर आप देखें कि इसके फौरन बाद इजरायली एनर्जी मिनिस्टर, ये जो ऑफशोर वहाँ पर इनका जो है मेडिटेरियन में, वो वहाँ का एरियल विजिट भी किया है। इसका मतलब है कुछ न कुछ डैमेज तो हुई है। अब किस हद तक डैमेज है, कितनी मैसिव डैमेज है या कम डैमेज है, इसकी अभी असेसमेंट नहीं हुई है। अब फ्रांस का लबनान, जैसा आपने पहले भी कहा है, लबनान में बहुत असर रसूख रहा है। ये चूंकि ये पहले फ्रेंच कॉलोनी जैसी थी, तो इस वजह से वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट रही है, फ्रांस का इसमें अमल दखल रहता है। एक तरफ उनका जाना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही कि फ्रांस के जो पार्लियामेंटेरियंस है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है या दूसरे है, उनको प्रेशराइज करे कि वो हिजबुल्लाह के रोल को कुछ काटे। अगर वो पूरी तरीके से नहीं काट सकता है, लेकिन उसमें कुछ कमी लाए, ताकि ये एक पावरफुल रोल उसको मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट डिसीजन में न रहे। इसका ये था, क्योंकि आपने पहले भी ये बातें हमारे सामने आई है, जब हैरेरी को वहाँ सोवियत अरब गया तो उसको छुड़ाने में मैकरोन ही वहाँ गए, उन्होंने ही वहाँ से उनको वापस लाया अपने साथ। ये साद हैरेरी का, और उनको लग रहा था कि उस मामले में फ्रांस एक रोल अदा करेगा। एक तो इनका मकसद ये था। दूसरा जो लार्जर इशू है वो ईरानी न्यूक्लियर डील भी है। फ्रांस सबसे एक 5+1 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री थी, जिसने हमेशा ये कहा, जब ट्रंप ने इस डील से विड्रावल किया यूएस का, तो उस वक्त भी इसने कोशिश की इसको, हमें न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त ट्रंप ने बहुत सारे सख्त, खासकर उन बैंक्स पर भी लगाए सैंक्शन, जिसकी वजह से डील खटाई में पड़ गई। और जब बाइडेन वापस आया, उसमें भी फ्रांस और जर्मनी, उस वक्त की मार्केल थी, उसने भी रोल किया कि इसको टॉक्स रिज्यूम किया जाए, ताकि फिर से इसको नेगोशिएट। अब इसमें ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये सबसे बड़ी कोशिश है, इसमें कुछ अरब कंट्रीज भी इनका मदद कर रहे हैं कि ये डील ना हो और सैंक्शन बराबर इन पर कायम रहे, ताकि ये इंटरनेशनल प्रेशर में रहे। इशाक साहब, ये भी रिपोर्ट है पेरिस से कि इमैनुअल मैक्रोन ने डील को सपोर्ट करने की बात कही है। वो इजराइल के नजरिए से बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं। ये तो पहले से ही, जब से भी यही इजराइल और कुछ जो अरब कंट्रीज है, वो कभी कभी इवन यूएस से भी नाराज थे। अगर आप देखें, जब बाइडेन ने अपने, जब वो प्रेसिडेंट बन गया, तो साथ ही उसने ये कहा कि मैं इस डील को रिवाइव करूंगा, तो तब से कुछ नाराजगी भी हुई थी। लेकिन अब कुछ कंट्रीज को ये समझ में आ रहा है कि ये डील हो जाएगी सूनर और लेटर। हालांकि इसमें बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नए नए कंडीशंस लग रहे हैं, जिसमें डिले हो रहा है, और कभी कभी ये भी लग रहा है ये कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी और इस रीजन के फायदे के लिए इस डील को कंक्लूड करना सबके मफाद में होगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें। तो ये जो है, तो इसलिए फ्रांस के अलावा जर्मनी भी इसके सपोर्ट में। इसके अलावा जो दो कंट्रीज जो पहले हैं, वो रशिया और चाइना, वो पहले से ही इसके हक में हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है डील के बारे में वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। हालांकि वो पहले से ही, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से ये शुरू हुआ है, जब से ये डील भी, इससे पहले भी उन्होंने टूथ एंड नेल इसकी मुखालफत की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा हम उनको टारगेट भी करेंगे। ये इनकी एक पॉलिसी है, ओपन पॉलिसी है, जिस पर वो फर्मली उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट, वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें खासकर जर्मनी और फ्रांस का है, उन्होंने बार बार इनकी जो अपोजिशन है उसको इग्नोर किया इस मसले में।
अच्छा शेख साहब, इस ड्रोन के वाक़े से कुछ ही दिन पहले जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन लॉन्च किए, उससे कुछ ही दिन पहले गाजा से हमास के लीडर इस्माइल हानिया, उनका डेलीगेशन बेरूत में था और उन्होंने ना सिर्फ हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की, बल्कि लेबनान के प्रेसिडेंट माइकल शियोन से भी मुलाकात की, ओन से। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर लेबनान को इजराइल इस गैस फील्ड के मामले में हरस करता है तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इससे क्या आपको यह नहीं लगता कि लेबनान का हिजबुल्लाह भी और हमास भी दोनों अपनी कुछ बढ़ती हुई ताकत का इशारा दे रहे हैं? देखिए, अगर आपको देखेंगे, इजराइल के लिए दो चार प्रॉब्लम्स है। एक उनके लिए हिजबुल्लाह है, दूसरा उनके लिए हमास है, तीसरा इनके लिए ईरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा उनको सीरिया में भी जो लग रहा है, जो फेल हो गए वहाँ तक सारे जो कोशिशें टॉपल करने की जो है, टॉपल करने की हुकूमत टॉपल करने की जो हुए है वो फेल हुई है। ये भी इन्होंने हमेशा ये लग रहा था। हमस के बारे में बार बार इनकी कोशिश रही है कि वो उसको टारगेट भी कई बार किया, उनके साथ झगड़े भी हुए, लेकिन जो उनका मकसद है वो कभी भी पूरा नहीं किया। उसमें बार बार इजराइल के लिए ये आंख में कांटे के बराबर, वो नहीं चाहते हैं इनको, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लुएंस उनका बढ़ता ही जा रहा है। जितना ये जो है उनके साथ उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ जाते हैं। अब ये जो अभी मिस्टर हानिया और हसन नसरुल्लाह के दरमियान जो मीटिंग हुई वो भी अहम मीटिंग है, चूँकि अगर आप देखेंगे हमस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट पहले भी हिजबुल्लाह की तरफ से ही आ रहा था, वो एक मेजर सपोर्ट था इनके लिए। और यही वजह था जो आज से 10-11 साल वार पहले हुई हिजबुल्लाह और ये इजराइल के दरमियान, वो कोशिश उन्होंने की इसकी ताकत को ख़त्म करने के लिए, ताकि वहाँ से हमस भी कमज़ोर हो जाएगा, वो नहीं हो सका। अच्छा, इस वक्त जबकि जो बाइडन का दौरा बहुत नजदीक है मिडिल ईस्ट का, ऐसे वक्त में जैसा कि आपने जिक्र किया, सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत गिराने की तमाम साजिशें, कोशिशें की गई। उस कोशिश में न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि खुद तुर्की भी मौजूद था, क्योंकि तुर्की के रास्ते से ही दाइश के लोग यहाँ पहुंचे स्टार्ट थे। उसी ने किया, उसी ने किया था। अब इस वक्त तुर्की की तरफ से नॉर्थ सीरिया में फौजी कार्रवाई की धमकी के दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का इन दोनों मुल्कों में जाना, तुर्की और सीरिया में, वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्या अमेरिका के उस लार्जर प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की बात है जो ईरान कर रहा है, या क्या इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये टर्की के बारे में, टर्की पिच के दोनों साइड खेलता है, ये हमें अब नजर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था कुछ एप्रीहेंशन थे, क्योंकि ये हकीकत है जब सीरिया में वार शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले जो है टर्की ने ही इसमें शुरुआत की, और वही अब जो उसने थ्रेटन किया है कि जो इसके बॉर्डर एरियाज है, कुर्दिश एरिया जो है, उन पर वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, कभी वो इजराइल के खिलाफ दिख रहा है, कभी वो नाटो में दो कंट्रीज की एंट्री को बुला करने की, फिर उनके साथ बातचीत करके या कुछ नेगोशिएशन हो या फाइनेंशियल उनके लिए नहीं कहा, अब ठीक है वो जाए। कभी ये धमकी दे रहा है कि मैं ब्लॉक करूंगा एयर स्पेस रशिया के लिए, ताकि वो सीरिया के लिए जो है ना करे। बहुत सारे इसमें कन्फ्लिक्ट भी है, कंफ्यूजन भी हो, ये पता नहीं अच्छा, पहले सऊदी अरब और कुछ कंट्रीज के खिलाफ एक स्टैंड लिया, फिर इसको चेंज किया, हर बार कुछ, पहले एक पैरेलल इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, फिर जब अपनी इकोनॉमी तबाह होने लगी है फिर इसको अबंडन किया। ये उसकी जो पॉलिसी है क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, वो चट भी मेरा पट भी मेरा दोनों साइड करता है, वो गेम खेलता है, लेकिन ये कभी ज़्यादा देर
कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको, अब देखिए ये जो इजराइल के बारे में उसने अभी रिसेंटली कहा कि उसने कुछ ईरानियों को वहां पर पकड़ा जिनके बारे में ये शुबा था वो इजराइलों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और इस पर इजराइल ने उनके बड़े तारीफ की है। और बाद में जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर वहां गया तो मामले में चुप साध ली, ज़्यादा इस पर बात नहीं की। और हालांकि उसमें ये जो है सीरिया का मसला भी आया है, उसके बाद वो सीरिया भी गया, फॉर टाइम बीइंग उसने कहा मैं ये एक्शन नहीं कर। वो एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज की अपीजमेंट भी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है किसी न किसी तरीके से इसको यूरोपियन यूनियन में एक्सेस मिले, जो अभी तक उसको डिनाई की गई है। दूसरी तरफ वो अपने डोर्स ओपन रखता है रशिया के लिए भी। अभी वो न्यूज़ आई है वो शायद जुलाई 17 या 18 को वो ईरान जा रहे हैं, अर्दगान जा रहे हैं। इसके अलावा वो भी एक न्यूज़ आ रही है कि शायद अजरबैजान, टर्की और ईरान के दरमियान एक समिट जैसी मीटिंग हो, जिसमें जो इनके दरमियान इख्तलाफात है उनको दूर करने की कोशिश की जाए। ये हर एक में अपना रोल चला रहा है। और अब देखिए इसके रोल क्या क्या है। एक तरफ अरब कंट्रीज ने अभी जब प्रिंस सलमान इजिप्ट गए, उन्होंने कहा वी शुड नॉट नाउ इंटरफियर इन सीरियन अफेयर। दोनों कंट्रीज ने ये कहा, जो हुआ था पहले ना वी विल। कुछ अरब कंट्रीज ने खास में यूएई और दूसरे, उन्होंने उसके साथ धीरे धीरे ताल्लुकात फिर से बहाल किए हैं। और आप देखिए आइंदा चंद महीनों के अंदर सऊदी अरबिया और इजिप्ट भी इसके साथ ताल्लुकात करेंगे। वो हर एक जगह अपना जो है कमर्शियल इंटरेस्ट देखने की कोशिश करता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसका जो है आज इस साइड खेल रहा है, दूसरे दिन वो कहता है यहाँ। कभी कभी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, कभी कभी उन पर जो है उनके लैविश प्रेजेस भी करता है। से जो है इसके ये नहीं चलता है ज़्यादा देर। यू हैव टू बी, यानी या तो बैलेंस्ड व्यू लीजिए या एक क्लियर कट स्टैंड लीजिए किस पर क्या वो चाहता है वहां पर करने के लिए। जब तकरीबन जो है बशर अल असद हुकूमत को तकरीबन 90% जो टेरिटरी है उनके कब्जे में आई है, ये सारे कंट्रीज मानते हैं। और जो सिर्फ कुर्दिश ट्रबल्ड एरिया जो है वहाँ पर अभी उनको जो उसको ज़्यादातर टर्की का ये मसला है, वो कहते हैं वहाँ से उनके खिलाफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स वो ऑपरेट करते हैं उनके। लेकिन बाकी कंट्रीज को भी अब रियलाइज हुआ 10 साल के वार के बाद भी, सिविल वार के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। लाखों की तादाद में गए, वार उन्होंने शुरू किया। उस वक्त फ्रांस ने बड़ी मदद की, उस वक्त दूसरे कंट्रीज ने मदद की, अमेरिका ने बहुत मदद की, या गल्फ कंट्रीज ने मदद की। तो फिर जो उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ, उसमें टर्की में तकरीबन 25 लाख के करीब, ज़्यादा है वहाँ पर सीरियन बाशिंदे। क्या करेगा? अच्छा, तुर्की के बारे में, अर्दगान साहब के बारे में जो कुछ आपने कहा, अब मैं एक चीज उनके बारे में एक और पूछना चाहता हूं कि ये तुर्की में भी और इराक में भी, दोनों मुल्कों में इन्होंने फौजें भेजी हुई हैं। कुछ ना कुछ इलाके हैं जो इराक में भी है और तुर्की में भी है। ये इनका अपना प्लान है या वेस्टर्न मुल्कों के इशारों पर ये ऐसा कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब किए हुए हैं? देखिए एक चीज है, ये जो कुर्द प्रॉब्लम है ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ, ये इराक के साथ भी है, टर्की के साथ भी है, किसी हद तक ईरान के साथ भी ये रही है, और कुछ सीरिया के साथ जो है ये जो, चूंकि मैक्सिमम ये प्रॉब्लम थी इराक को, क्योंकि कुर्दिश एरिया, मैक्सिमम जो कुर्दिश एरिया है जिसमें वो महदी बरजगान था या दूसरे थे, वो पहले बहुत एक्टिव रहे हैं, मौसूल रीजन और उसमें रहे हैं। मसूद बारजानी, जलाल तालिबानी, ये लोग बारजगानी, बारजानी, हाँ वे दूसरे रहे हैं, ये बड़े रहे हैं वहां पर एक्टिव। और जो टर्की का हिस्सा था या ईरान का हिस्सा था वो बाय एंड लार्ज पीसफुल रहा था उन दिनों। लेकिन जब ये सीरियन वार शुरू हो गया तो इस वक्त
उन्होंने पहले ये शुरू किया कुर्दिश इलाकों से ही। तो अब जब एक चीज आप शुरू करते हैं फिर इसको बंद करना इसके ये नहीं है, वो इसके हाथ में नहीं रहता। फिर इसमें डिफरेंट फोर्सेस आते हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस आते हैं, वहां पर वो अपने लिए भी वो काम लेते हैं। फिर एक के बजाय 10 ग्रुप तैयार होते हैं। वही हुआ वहां पर। जितनी आर्म्स एम्यूनिशन वेस्टर्न कंट्रीज ने वहां दिया फ्री मूवमेंट को या दूसरे ग्रुप्स को दिया, तकरीबन वहां पर 20 ग्रुप बन गए और हर एक दूसरे से लड़ने लगा। हर एक की बैकिंग कभी एक कंट्री से थी, दूसरे कंट्री से थी। नतीजा ये हुआ कि दूसरे कंट्रीज में भी इसकी इंस्टेबिलिटी के असरात आने लगे, जो वल्नरेबल बन गए। टर्की के अपने एरियाज वल्नरेबल बने, इराक में जो था वहां भी उन कोशिश की। ये इसलिए इसका कोई फायदा नहीं रहा इसको, बल्कि इसको लेने के आप देखिए पिछले 5 साल के दौरान इसकी इकोनॉमी का क्या हशर हुआ। लिरा लोवेस्ट लेवल पर आ गया है। लेकिन अगर ये यही है कि पॉलिसी में एक ठहराव नहीं है। पॉलिसी अच्छा, वैसे भी इंटरनेशनल कानून के तहत आप अपने मुल्क की प्रॉब्लम अपनी टेरिटरी में ही तो हल कर सकते हैं, दूसरा मुल्क में कैसे एंटर हो सकते हैं? भाई ये माइट इज राइट, ये छोटे लोगों के लिए, छोटी कंट्रीज के लिए ये अप्लाई होता है। आपने देखा है जब बड़ी कंट्रीज आते हैं वो थोड़ी मानते हैं। इराक पर हमला हुआ, किसने मान लिया? यूएन रेजोल्यूशन हुआ वहां पर, 2 कंट्रीज ने कहा नहीं ये इसके पास है। वो जो है वुल्फ एंड डैम वाली बात, आपने पानी पिया, वो कहता मैं नीचे हूं, तो कौन मानता है? जब तक 10 साल के बाद फिर उन्हें एडमिट किया, हमने झूठा इल्जाम लगाया उस पर कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, किसने साबित किया? और फिर क्या हुआ उनके खिलाफ? कोई ट्रायल हुई उनके खिलाफ? अगर छोटा मुल्क का कोई होता है जिसने ये कार्रवाई की होती तो उसके जो प्रेसिडेंट है उनको उठाते, उनको ट्रायल बिठाते। जी जी जी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ऐसा कभी ये नहीं होगा। बड़े लोगों के पास कोई जस्टिफिकेशन भी ना हो, वो करना चाहते हैं करेंगे, एंड वो उस पर उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। अब उनको लग रहा है यूक्रेन वार में, अब उनको लगता है कोई उनको टोकने वाला भी है, रोकने वाला भी है। अब वो इस समिट में जा रहा है, अब उनको पता ही नहीं हाउ टू रिगल आउट फ्रॉम दिस वॉर। अब वो इस सिचुएशन में आ गए हैं। और आज कल ही इन्होंने कहा जो तबाही वहां पर हुई है, वो कहते हैं हमें $850 बिलियन चाहिए रिबिल्डिंग के लिए, वो आज के। अच्छा शेख साहब एक आखिरी सवाल, आपको जो बाइडेन की मिडिल ईस्ट विजिट में क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ होने वाला है, ये कितनी अहम है? क्या अपने कोई मकसद से वो पूरा अपना मकसद पूरा कर पाएंगे? देखिए सबसे बेसिक इसका सबसे ज्यादा फायदा सऊदी क्राउन प्रिंस को होगा, जिससे वो दूर रहा 2.5 साल, उसी से मुलाकात की वही रिसीव करेगा, जो उसको एक किस्म की लेजिटिमेसी मिलेगी उसको, सबसे ज्यादा उसी के लिए है। और ये भी है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस है, क्रूड क्राइसिस है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक ये विजिट बहुत अहम है। अब किस हद तक, अभी तक हमने देखा इवन सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज वो यूरोपियन कंट्रीज का नहीं मानते हैं। अभी तक उन्होंने काम करने की कोशिश न की, न प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की। अब इन पर एक प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, ताकि जो फ्यूल प्राइसेस है, जिससे उनको गरीब मुल्कों की फिक्र नहीं है, इनको यूरोप की फिक्र है, इनको ब्रिटेन की फिक्र, इनके अपने कंट्रीज की फिक्र है कि वो जिस महंगाई और जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे उनको बचाने की फिक्र कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं कि इसका असर हिंदुस्तान में लोगों को क्या पड़ेगा। क्या 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 इसमें कहीं इजराइल और अरब के जॉइंट डिफेंस सिस्टम पर या नॉर्मलाइजेशन पर जो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में इशारे मुख्तलिफ मौक़ों पर मिलते रहे, क्या इन दोनों इश्यूज में कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता इमीडिएटली कुछ हो जाएगा, हालांकि ये जो एक फॉर्मेलिटी जैसी है,
ये हम पहले से कहते हैं, क्योंकि जब वो जा रहे हैं, वेस्ट बैंक भी जा रहे हैं, वो इसलिए ही इज ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वो ये भी उनको शायद वहाँ पर कुछ एड भी देंगे, एम्बेसी या कुछ मिशन के लिए भी एक, वो अपनी तरीके से वो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि उनको भी, यानी कि हार्ड लाइन जो है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस नहीं लेना चाहता है। वो भी एक इसके इंडिकेशन है। हालांकि ये इजराइल कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वेस्ट बैंक जाए। वो अच्छा, कभी जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे से भारत को कोई फायदा हो सकता है? कोई हमें भी कुछ कोई उम्मीद की जा सकती है, कर सकते हैं? देखिए, ये बेसिकली अमेरिका को अपने जो वेस्ट एशिया उनका वाइटल इंटरेस्ट रहा है, उसको बचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कहीं ये उनके हाथ से न जाए, जिसके इंडिकेशन लग रहे हैं। पिछले 1-2 साल से बहुत सारे कंट्रीज दूसरा वे आउट भी देख रहे हैं कि वो एक ही पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। वो इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो रिलेशंस है वो सही सिमत रहे, ताकि इसमें कोई दूसरा जो मुल्क है वो उन पर हावी न हो। ये बेसिकली उसी पर है। बाकी जो है, अगर आप देखोगे, वो जो है ना, हाइफेनेटेड रिलेशंस नहीं होते हैं। हमें देखना है इंडिया और यूएस के दरमियान स्ट्रांग रिलेशंस है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, बहुत इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक हो, इवन डिफेंस रिलेशंस बहुत पिछले 10 साल के दौरान ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसमें मोदी जी का भी रोल बहुत अहम रहा है। यहाँ तक कि और ख़ासकर जो नए डेवलपमेंट्स ईस्ट एशिया में हुई है, खासकर साउथ चाइना मसला पर, इसमें 2 कंट्रीज बहुत करीब आए हैं। दोनों का एक चीज़ है, वो एक टारगेट, यानी कि उनका जो है मिशन है, कंसोलिडेट उससे हुई है इनके रिलेशंस। उस पर ऑलरेडी अगर आपने देखा कि मिडल ईस्ट में भी जो एक डिफेंस एग्रीमेंट बन गया है, यूएई, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका, वो तो हमारे सामने है। वो एक उसको फर्दर भी वो आइंदा फर्दर उसको फर्दर कंसोलिडेट हो जाएगा। लेकिन ये विजिट एक्सक्लूसिवली हमें देखना चाहिए कि मिडल ईस्ट कंटेक्स्ट के तहत और यूक्रेन वार का जो फॉल आउट है उसके नतीजे में देखना चाहिए इस विजिट की अहमियत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने ख़ास तौर पर यायर लैपिड जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पेरिस विजिट के बारे में आपने बताया, और ख़ास तौर पर उनकी क्यों ईरान के न्यूक्लियर डील से वो क्यों मुखालिफत कर रहे हैं, ये आपने बताया। जो बाइडन की विजिट मिडिल ईस्ट की में क्या कुछ होने वाली है, क्यों अहम है, ये भी आपने बताया। और आपने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का दो तरफा रोल, दोनों तरफ आपने कहा कि पिच के दोनों तरफ खेलने वाला खिलाड़ी है। तो ये चीज़ें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तजर्बात से, आपके ऑब्जर्वेशन से हमारे नाजरीन को फ़ायदा होता है, समझते हैं चीज़ों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।